आज की क्लास के माध्यम से बात करेंगे हिंदी अपनी गणित की शिक्षण विधियों को लेकर के। ठीक है, पिछली क्लास में आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट रहा, ठीक है, उसमें सभी का एक ही कमेंट था कि सर गणित की शिक्षण विधियों की और क्लास जो है वो लेके आइए। तो बिल्कुल आज की जो क्लास है उसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट गणित की शिक्षण विधियों को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों की बिल्कुल व्याख्या सहित, ठीक है, बिल्कुल व्याख्या सहित एक एक प्रश्न को आराम से जो है वो हल करेंगे और पूरा कंप्लीट अपना जो है वो कोर्स करेंगे ताकि आपका गणित शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान, हिंदी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक बेहतरीन लेवल के साथ में शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि देखो पहली जो है वो परिभाषा है। परिभाषा कह रही है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, और ये आपके रीट लेवल 1 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि गणित जो है, ठीक है, ये सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, ये परिभाषा जो है वो किसकी है या फिर ये कथन जो है वो किसने कहा है? गणित जो है ये सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, ये किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन ए देखो भाई, कोल एफ गोस ने, गैलीलियो ने, या फिर हॉगबे ने, या फिर रोजर बेकर ने। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही हो जाएगा? गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण जो है ये किसने कहा था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सी, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण कहा था हॉगबे ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हॉगबे। साथियों अच्छे से ध्यान रहे भाई, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किसने कहा है? तो किसने कहा है? ये कहा है अपने किसने? हॉगबे ने कहा है भाई। ठीक है, हॉगबे ने कहा है, अच्छे से रट लेना, हॉगबे ने कहा है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? हम यहाँ पे बात करेंगे कोल एफ गोस की। देखो साथियों, कोल एफ गोस की परिभाषा क्या है? इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं कि कोल एफ गोस की परिभाषा क्या है। अच्छे से ध्यान से समझना साथियों। देखो यहाँ पे है एक शब्द हमारे पास में एफ, ठीक है, और एक शब्द यानी कि गोस को मैं लिखता हूँ जी। ठीक है, गोस को मैंने जी लिख दिया। ठीक है, तो ये शब्द बन गया जी एफ। क्या बन गया? जी एफ बन गया। अब हम देखो जी परिभाषा को याद करने का तरीका बता रहा हूँ साथियों, परिभाषा को सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसको जो है वो याद करना है। ठीक है, देखो एफ से बन गया एफ, और गोस से, गोस जो है वो इसका मैंने ले लिया जी, तो ये जी और एफ बन गया। ठीक है, ये जो शब्द हैं ये बन गया जी और एफ। अब देखो हम जी एफ को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। ठीक है, जी एफ को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। और जी एफ कौन होती है साथियों? जी एफ जो है ये क्या होती है? ये रानी होती है हमेशा। ठीक है, जी एफ जो है इसको हम क्या करेंगे? देखो साथियों, जी एफ को हम जो है वो कॉल करेंगे, जी एफ को हम कॉल करेंगे, और जी एफ जो है ये क्या होती है? ये रानी होती है। ठीक है, तो गणित को विज्ञान की रानी किसने कहा है? गणित को विज्ञान की रानी किसने कहा है? तो ये कहा है कोल एफ गोस ने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो परिभाषा अच्छे से आपको याद हो गई होगी, यानी कि जी एफ का मतलब हो गया जी एफ। ठीक है, कैसे भी करके अपन को सिर्फ और सिर्फ याद करना है। ठीक है, जी एफ को हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे, तो इससे बन जाएगा कॉल एफ गोस। ठीक है, और जी एफ जो होती है ये साथियों हमेशा क्या होती है? रानी होती है। जी एफ जो है ये हमेशा रानी होती है। तो गणित को विज्ञान की रानी किसने कहा है? ठीक है, गणित को विज्ञान की रानी कहा है किसने? कोल एफ गोस ने। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गैलीलियो की। ठीक है, गैलीलियो जहाँ पर भी अगर गैलीलियो की परिभाषा आएगी तो वहाँ पे आपको आएगा या तो लिखा हुआ आएगा संपूर्ण जगत, ठीक है, ये शब्द आएगा, या फिर लिखा हुआ आएगा संपूर्ण ब्रह्मांड। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आपको परिभाषा के अंदर देखने को मिलता है तो वहाँ पे समझना परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा हो जाएगी गैलीलियो की। ठीक है, अगर परिभाषा के अंदर संपूर्ण जगत या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड, दो शब्द बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, संपूर्ण जगत या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड अगर परिभाषा के अंदर आएगा तो वो परिभाषा बन जाएगी किसकी? गैलीलियो की। ठीक है, गैलीलियो ने कहा है कि गणित वह भाषा है, ठीक है, पूरी परिभाषा बता रहा हूँ, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड या फिर संपूर्ण जगत को क्या कर दिया है? लिख दिया है। ठीक है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये परिभाषा है गैलीलियो की, और जहाँ पर
आपको संपूर्ण जगत या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड जो शब्द हैं ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में रोजर बेकन की। अब रोजर बेकन की मैंने कल बताई थी कि रोज और बेकन, ठीक है भाई, रोजर बेकन का है कि गणित जो है ये साथियों विज्ञान का द्वार और कुंजी है। ठीक है, विज्ञान का क्या है, द्वार और कुंजी है। ठीक है, तो मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि रोजर बेकन यानी कि द्वार की कुंजी। ठीक है साथियों, द्वार की कुंजी किसके पास होगी, जो रोज आएगा। ठीक है, और रोज जो है वो बेगा आएगा। तो गणित यानी कि गणित जो है ये विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। ठीक है, याद ऐसे रखना है कि द्वार की कुंजी हमेशा उसी के पास होगी जो रोज आएगा और बेगा आएगा। ठीक है, तो ये परिभाषा बन जाएगी किसकी, रोजर बेकन की। यहाँ आपसे पूछा है सभ्यता और संस्कृति का, तो ध्यान रहे किसकी परिभाषा है, हॉगबेन की। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निरीक्षण करो और सीखो। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार कौन सी विधि जो है वो आधारित है। साथियों, निरीक्षण करो और सीखो। ठीक है, निरीक्षण करो और सीखो, इस सिद्धांत के अनुसार कौन सी विधि जो है वो निरीक्षण करो और सीखो के ऊपर आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रीट लेवल 2 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। निरीक्षण करो और सीखो जो है वो कौन सी विधि है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, आगमन विधि। आगमन विधि जो है ये हमेशा उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। आगमन जो विधि है साथियों, आगमन जो विधि है ये हमेशा उदाहरण से नियमों की तरफ चलती है। ध्यान रहे, आगमन विधि के अंदर पहले उदाहरण आएगा और उसके बाद में जो है वो नियम आएगा। ठीक है, तो आगमन विधि ये हमेशा उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, अभिक्रमित अनुदेशन विधि ये नहीं है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, निरीक्षण करना है और उसके बाद में सीखना है तो प्रयोगशाला विधि को हम जो है वो काम में लेंगे। भाई निरीक्षण कहाँ पे करेंगे, ठीक है, किसी भी विषय वस्तु का किसी भी प्रयोग करेंगे, कोई भी विषय वस्तु के ऊपर जब हम कोई प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा उसका फिर निरीक्षण करेंगे, तो ये करेंगे प्रयोगशाला के अंदर। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि जो है इसके अंदर निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत के ऊपर आधारित है ये प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भाई, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था जो है वो लागू नहीं होती है। प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक को क्या करवाना है, गणित का शिक्षण करवाना है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी व्यवस्था जो है वो लागू नहीं होती है। ठीक है, देखो साथियों, मोंटेसरी ये बिल्कुल होती है। मोंटेसरी जो है ये साथियों इटली की थी और इन्होंने एक विधि दी थी मारिया मोंटेसरी। ठीक है, जिन्होंने मोंटेसरी विधि का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। किंडरगार्टन, इस किंडरगार्टन जो पद्धति है ये साथियों जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे और जिनका नाम है फ्रोबेल। ठीक है, जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है फ्रोबेल, और फ्रोबेल ने ये किंडरगार्टन पद्धति दी थी। ठीक है, तो किंडरगार्टन इसके प्रतिपादक पूछे तो करना है फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल मूलतः जर्मनी के थे। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे मोंटेसरी की बात करें तो मोंटेसरी जो है वो ये थी मोंटेसरी विधि, और इसके प्रतिपादक पूछें तो करना है मारिया मोंटेसरी। ठीक है, मारिया मोंटेसरी जो है ये थी इटली की। ठीक है, उसके बाद देखो डाल्टन, ये डाल्टन बिल्कुल सही है। और व्याख्यान विधि साथियों देखो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्याख्यान विधि जो है ये बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, व्याख्यान विधि का मतलब सीधा सा होता है लेक्चर देना। ठीक है, इस व्याख्यान विधि का मतलब क्या हो गया, लेक्चर देना। और लेक्चर देना इनकी जो लेक्चर होते हैं ये छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, अगर हम सीधे बच्चों को पढ़ाएं कि मुगलक वंश ये था, तुगलक वंश ये था, मौर्य वंश ये था, ठीक है, अगर इस प्रकार से व्याख्या करेंगे, इस प्रकार से लेक्चर देंगे तो ये छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो व्याख्यान विधि है ये हमेशा इसका प्रयोग जो है वो उस स्तर की कक्षाओं के अंदर किया जाता है। प्राइमरी कक्षा यानी कि प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान विधि को प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, मोंटेसरी विधि ये 3 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है, और किंडरगार्टन जिसके प्रतिपादक फ्रोबेल है और ये भी 3 से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, और दोनों के अंदर खेल विधि के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, खेल विधि के द्वारा जो शिक्षण है वो करवाया जाता है कौन सी विधि में, मोंटेसरी विधि में और किंडरगार्टन विधि के द्वारा।
ठीक है। और डाल्टन विधि ये भी प्राइमरी स्तर पर है, लेकिन व्याख्यान विधि जो है इसके अंदर लेक्चर दिए जाते हैं और ये जो है वो अपने उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, व्याख्यान विधि, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है, ठीक है। निदानात्मक जो परीक्षण है उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना, या फिर बालकों को विभिन्न कौशलों का विकास करना, या फिर गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया के अंदर सुधार करना, या फिर शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। साथियों निदानात्मक जो परीक्षण है, ठीक है, निदानात्मक जो परीक्षण है इसका सीधा सा मतलब होता है कि गणित विषय की अध्ययन और अध्यापन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर सुधार करना, ठीक है। गणित विषय की अध्ययन और अध्यापन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या करना, सुधार करना। तो ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर सुधार करना, ठीक है। देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि जो है वो कौन सी है। रीट लेवल 1 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल, साथियों वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि जो है वो कौन सी है। ऑप्शन ए देखो आगमन विधि। आगमन विधि जो है ये हमेशा उदाहरण से नियमों की तरफ चलती है, ध्यान में रहें। कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि आगमन विधि जो है वो होती है, तो ध्यान रहे आगमन विधि हमेशा पहले उदाहरण उसके बाद में नियम, ठीक है। निगमन विधि, निगमन विधि नियम से उदाहरण की तरफ, ठीक है। नियम विधि जो है ये निगमन विधि जो है ये हमेशा नियम से उदाहरणों की तरफ चलेगी, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाना है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इस प्रयोगशाला विधि का, ठीक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके रीट पात्रता या फिर रीट मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो विधि है प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रयोगशाला विधि, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है, ठीक है। इनकी गणित के अंदर, गणित विषय के अंदर स्लाइड रूल का प्रयोग जो है ये कहाँ पर होता है, ठीक है। गुणन व भाजन के लिए होता है। ऑप्शन बी कोण मापन के लिए होता है। ऑप्शन सी आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए, या फिर उन्नयन कोण को मापने के लिए। साथियों देखो यहाँ पे गणित के अंदर, ठीक है, स्लाइड रूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। गणित में हमेशा स्लाइड रूल का उपयोग है वो क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है गुणन और भाजन के लिए, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा गणित के अंदर स्लाइड रूल का प्रयोग हमेशा गुणन और भाजन के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, रट लेना अच्छे से। गणित के अंदर स्लाइड रूल का प्रयोग जो है ये हमेशा गुणन और भाजन के लिए किया जाता है, ठीक है। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन जो है ये गणित की प्रक्रिया यानी कि गणित की जो प्रकृति होती है, गणित का महत्व का जो नेचर होता है, ठीक है, उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। गणित के अंदर अमूर्त प्रत्यय, गणित के अंदर जो भी सारी वो चीज़ें हैं वो साथियों अमूर्त हैं। गणित खुद विषय जो है कैसा है, ये एक अमूर्त विषय है। गणित हमेशा जो है वो एक अमूर्त विज्ञान है यानी कि अमूर्त विषय है, ठीक है। उसके बाद में गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, ठीक है। गणित एक सार्वभौमिक विषय है। अच्छा है, यहाँ पे देखो गणित जो है ये एक सार्वभौमिक विषय है। जैसे 2 + 2 जो है वो 4 होते हैं। आप घर में बैठ करके जोड़ोगे तो भी 4 आएगा, पहाड़ पर बैठ के जोड़ोगे तो भी 4 आएगा, लाइब्रेरी में बैठ के जोड़ोगे तो भी 4 आएगा। यानी कि गणित जो है ये एक सार्वभौमिक विषय है और ये इसके अंदर मौलिकता होती है, इसके अंदर विशिष्टता होती है, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन डी कहना कि संख्या, स्थान और मापन ये गणित के आधार हैं। बिल्कुल सही है, संख्या है, मापन है, संख्या है, स्थान है, ये सभी जो है वो गणित के क्या है, ये सभी गणित के आधार हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा
दूसरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि गणित का जो सामान्य अनुमान का क्षेत्र है ये असीमित होता है, सीमित नहीं होता है। ठीक है, गणित के बारे में हम पहले से जो है वो कोई भी अनुमान यानी कि सामान्य अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्षेत्र होता है ये हमेशा असीमित होता है। ठीक है, सामान्य अनुमान का जो क्षेत्र होता है ये हमेशा असीमित होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सामान्य अनुमान का जो क्षेत्र होता है ये असीमित होता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि हस्तप्रक प्रतिमान, ठीक है, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने वाले 5 तरीके हैं। ठीक है, ये किसके हैं? तो ये हैं हमेशा किसके? ये हैं अपने गणितीय चिंतन और विचार के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गणितीय चिंतन एवं विचार। ठीक है, आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई साथियों, अगला प्रश्न है कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, ये परिभाषा जो है ये किसकी है? गणित जो है ये एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। ठीक है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, ऑप्शन ए देखो, बेल ने दी है, बेकर ने दी है, मार्शल एच स्टोर ने, या फिर कांट ने। गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। गणित जो है, मैथ जो है, ये एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। ये परिभाषा दी है मार्शल एच स्टोर ने। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी यानी कि 3 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है जिसके अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है? मार्शल एच स्टोर ने दी है भाई। ठीक है, बिल्कुल 3 नंबर वाले उनका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप जो है वो गणितीय है। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है, ठीक है, जब तक इसका स्वरूप जो है वो गणितीय है। ठीक है, ये परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दी गई है? अच्छी परिभाषा साथियों। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उस स्थिति में, एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उस स्थिति में विज्ञान है, ठीक है, जब तक इसका स्वरूप जो है वो गणितीय है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? देखो ऑप्शन ए बेल ने दी है, कांट ने दी है, मार्शल एच स्टोर या फिर बेकर ने। साथियों, इस परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा दी है कांट के द्वारा। ठीक है, ये जो परिभाषा है ये दी है कांट ने, यानी कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप जो है वो गणितीय है। ठीक है, ये परिभाषा अच्छे से स्टार लगा के स्क्रीनशॉट लेके याद रख लेना। ये परिभाषा दी है कांट महोदय ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, कांट। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक, निगमनात्मक और तार्किक योग्यता का विकास है। ये परिभाषा जो है वो किसने? देखो, गणित के अंदर व्यापक जो है ये हमेशा अपने सिर जो है वो हमेशा व्यापक होता है, और सिर के अंदर जो है वो हम निगमनात्मक रूप से तर्क जो है वो सिर के अंदर करते हैं। तो वाइट हेड, ठीक है, वाइट हेड ऐसे याद रख लेना, वाइट हेड की ये परिभाषा है। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये परिभाषा है वाइट हेड की। ठीक है, देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई साथियों, अगला प्रश्न है कि गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियां जो हैं ये किससे संबंधित हैं? अध्यक्ष ने गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियां, ठीक है, इसका संबंध जो है वो किससे है? केवल मॉडल निर्माण से है, केवल रेखांकन से है, ठीक है, केवल प्रकलन से है, या फिर उपरोक्त सभी? गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियों का संबंध जो है वो किससे है? तो साथियों, गणित के अंतर्गत जो साइकोमोटर गतिविधियां होती है इनका संबंध मॉडल से भी है, रेखांकन से भी है, इनकी ड्राइंग से भी है, और प्रकलन से भी है। तो ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी से है। ठीक है, इनका संबंध जो है उपरोक्त सभी से, इनकी इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित जो है ये अनभिज्ञ का कोई भी व्यक्ति, यानी कि गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रवेश न करें, ये किसने कहा है? ठीक है, गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति, ठीक है, गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रवेश नहीं करें, ये कहा है प्लेटो ने। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे
DRI, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रवेश नहीं करें, ऐसा कहा था प्लेटो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्लेटो के द्वारा कहा गया था कि गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रवेश नहीं करें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा कि श्री CV, ठीक है, भीम संकरण के अनुसार गणित की प्रकृति होती है। ठीक है, श्री CV भीम संकरण के अनुसार गणित की प्रकृति होती है। ठीक है, परिमाणवाचक बिल्कुल सही है, अमूर्त होती है बिल्कुल सही है, प्रतिरूपक अध्ययन बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा कि प्रोफेसर JN कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति होती है। ठीक है, प्रोफेसर JN कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति किस प्रकार की होती है? गणित एक गतिशील और बौद्धिक उद्यम है, बिल्कुल सही है। गणित एक तार्किक विषय है, बिल्कुल सही है। गणित समुच्चय तथा संरचनाओं का अध्ययन है, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा कि कौन सा गणित की प्रकृति आएगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सा जो है वो गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, गणित एक अस्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रस्तुति करता है। ठीक है, गणित एक बौद्धिक और तार्किक विषय है, ये तो सही है। गणित बालकों के मानसिक परीक्षण आ जाएगा, सही हो जाएगा। और उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सत्य नहीं है। तो गणित एक अस्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रस्तुति करती है, तो ये स्पष्ट रूप से करती है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका गणित के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा कि गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। गणित की प्रकृति यानी कि गणित का जो नेचर है उसको लेकर के कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए निगमनात्मक विज्ञान है, गणित जो है ये हमेशा आगमन और प्रयोगात्मक विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद में तार्किक विचार, ये सही है। मात्रात्मक तथ्य बिल्कुल सही है। विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो गणित जो है इसके अंदर ये गणित जो है ये एक आगमन और प्रयोगात्मक विज्ञान है। ठीक है, गणित जो है ये एक आगमन और प्रयोगात्मक विज्ञान है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित के अंदर कल्पित तर्क होते हैं, ये बिल्कुल सही है। गणित संसार में भाषा प्रयोग परिशुद्ध होना अनिवार्य है, या फिर गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना जो है वो उपयोगी नहीं होता। इन चारों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।